जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीरो आवर क्लासेस पर। थंबनेल से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आप लोगों की हम लोग अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर्स बेसिकली सारे के सारे डिफेंस एग्जाम्स के लिए, नॉट ओनली डिफेंस एग्जाम्स, और भी जो जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सबने दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया हो। मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी दिवाली। एंड चलो शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कम कंटेंट है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव कंटेंट मैंने डाला है, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और एक और चीज़, ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है, इसकी इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसका पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज जस्ट आप वीडियो को 2-3 बार देखो एंड आई एम श्योर ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी। नोट्स अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस 2-3 बार वीडियो को देख लो, ठीक है, यू आर गुड टू गो देन। क्योंकि थोड़ा सा ही वो क्या हो जाती है, हमारी मेमोरी में चीजें फीड हो जाती है। जैसे कि चलो, जैसे अभी बताता हूँ, अभी फिर उसके बाद आप लोग को लास्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, recently which animal was declared as food animal by FSSAI। सबसे पहले तो फूड एनिमल इसका मतलब क्या होता है? फूड एनिमल बेसिकली, अब अगर मान लो क्या है कि एक रीजन में क्या हुआ कि एक एनिमल की मान लेते हैं एक रीजन में एक एनिमल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है कि उस एनिमल को फूड एनिमल डिक्लेयर कर देती है। तो उस एनिमल को हम एज अ फूड यूज कर सकते हैं। हम उसको या तो फिर उसको बेसिकली उसको डेयरी वगैरह में यूज कर सकते हैं, मतलब उसका दूध वगैरह अगर कोई उसका कंज्यूम करता है तो वो भी उसका लीगलाइज हो जाता है, और उस एनिमल का कंजप्शन भी लीगलाइज हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, ताकि उसकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल रहे, ठीक है। अब दूसरी चीज, FSSAI है क्या चीज? ठीक है, आप लोगों ने काफी बार इस चीज का नाम सुना होगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म मुझे लगता है काफी बच्चों में थोड़ा सा गलत फुल फॉर्म इन लोगों को याद है। तो उसके फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, मैं ये वीडियो बेसिकली दिवाली पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे से बम बम फटने की आवाज आ सकती है, तो चलो उस चीज को नजरअंदाज करते हुए हम लोग पढ़ाई करते हैं। FSSAI का मतलब आप लोग को बता दीजिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये FSSAI के बारे में। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल वॉज डिक्लेयर्ड एज फूड एनिमल। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक मिथुन को बेसिकली हमने फूड एनिमल डिक्लेयर करा है। बैल होता है वैसा ही मिथुन देखने में होता है, तो बेसिकली यहाँ मैंने फोटो लगाई है, क्योंकि मुझे भी पहले पता नहीं था कि मिथुन दिखता कैसा है, लेकिन मिथुन बहुत एक मस्कुलर सा बैल दिखता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब एक और चीज पूछी जा सकती है कि भाई मिथुन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो मिथुन का साइंटिफिक नेम है बॉस फ्रंटालिस। फ्रंटालिस। अब ये स्टैटिक पोर्शन कहाँ पूछा जा सकता है? ये स्टैटिक पोर्शन एफकेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सीडीएस के क्या पूछा जाता है, सीडीएस में ये पूछ लेगा कि भाई विच एनिमल वाज डिक्लेयर्ड एज फूड एनिमल, है ना। और किसने कौन डिक्लेयर करता है? तो भाई FSSAI डिक्लेयर करती है। कौन सा एनिमल है? मिथुन है। बेसिकली मिथुन पाया कहाँ जाता है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिथुन पाया कहाँ जाता है? मिथुन पाया जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। फर्स्ट क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली हुई है चीज। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टॉक्स अबाउट। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, है ना। और वो क्वेश्चन में सीडीएस के पेपर में ये अमेंडमेंट्स बहुत बार पूछे जाते हैं ना। जो जो जिसने सीडीएस का पेपर दिया है ना पहले, उसको पता है कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है अमेंडमेंट्स पे। तो इस क्वेश्चन को तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ऊपर से अभी ये न्यूज में भी है कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन विलेज पंचायत। वन बेसिकली क्या करो, आप लोग खुद से ही वीडियो को थोड़ा पॉज करो, सोचो आंसर क्या हो सकता है, और फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आंसर है बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर बी, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा।
स्टेट असेंबली एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी क्या, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। 1/3 का मतलब होता है 33%, 1/3 का मतलब होता है 33%, ठीक है। एंड ये तो था, चलो ये तो इस क्वेश्चन के बारे में था, लेकिन लेकिन जो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुआ है ना, तो अभी कौन कौन से बेसिकली, अब देखो रिसेंट में 106 हुआ, उससे पहले क्या था 105। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो क्या बोलता है 105th अमेंडमेंट, बेसिकली 105th अमेंडमेंट में हमने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है ओबीसी, उनकी अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ईडब्ल्यूएस का जो हमने कोटा दिया है, 10% रिजर्वेशन दिया है जो, ठीक है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्या चीज, 102nd। तो ये आप ये सारे मैं तो ये कहता हूँ कि आपको 100 से 100 के बाद 106 तक तो सारे ही पता होने चाहिए, ठीक है। पर जो फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ आप लोग को। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बेसिकली हम लोगों ने क्या बनाया था, हमने एक नेशनल कमीशन बनाया था, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, हमने एक सेटअप किया था। और ये एनसीबीसी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 338 बी में हमारा एनसीबीसी है, ठीक है। अब देखो 338 बी में बेसिकली हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। और क्या है आर्टिकल 338 में किस चीज के लिए है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर एससीज। और आर्टिकल 338 ए, क्लॉज ए में हमारे पास है नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ये सारे के सारे नोट्स मैंने बेसिकली पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी डाल दूंगा, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जहाँ से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है, तो वो भी मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो मैं सारे के सारे आप लोग को बता दे रहा हूँ। सारे क्या मतलब, और थोड़े बहुत बता देता हूँ। देखो वैसे तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा भी गया है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9th शेड्यूल हमने ऐड किया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 9th शेड्यूल ऐड किया था ना। अब देखो शेड्यूल्स कितने हैं, हमारे शेड्यूल 12 शेड्यूल है। अब शेड्यूल्स को याद करने का तरीका मैंने आप लोग को बताया, एक वीडियो मैंने बनाई है, प्रॉपर डेडिकेटेड बनाई है शेड्यूल्स के लिए। तो वैसे मैं बता एक लिख देता हूँ, TEARS, टीयर्स ऑफ OLD, ओल्ड PM। ये एक निमोनिक है, एक निमोनिक है शेड्यूल्स को याद करने का। 12 शेड्यूल्स हैं, और अगर किसी को पता होगा तो वो समझ गया होगा कि कैसे कैसे इससे निकलेगा। अगर किसी को नहीं पता तो क्या मेरी प्लेलिस्ट आप बता सकते हो, मेरे यूट्यूब में मैंने पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे मैंने शेड्यूल्स डाले हैं, फंडामेंटल राइट्स डाले हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो इसको। बहुत छोटी वीडियो है, और बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं उससे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे जो देखते हैं अपना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने क्या बोला, बेसिकली बोला कि कॉमन हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट फॉर मोर देन वन स्टेट, मतलब एक स्टेट, बेसिकली अगर 2 स्टेट है तो 2 स्टेट का भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या बोलते हैं हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारे चेंजेस करे गए थे उस टाइम पे, है ना। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें क्या करा था हम लोगों ने, 10th शेड्यूल ऐड किया था। 10th शेड्यूल क्या क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब बेसिकली आपने सुना होगा कि जैसे एक पहले इसको लिख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब इलेक्शंस होता है ना, तो उसके बाद जो एमएलए या एमपीज होता है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज करता है। तो बेसिकली कुछ गलत ना हो, पैसे के चक्कर से ये बिक ना जाए, एमएलए या एमपीज बिक ना जाए, तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जिसको ये चेक करता है कि अगर कोई आदमी आर्बिट्रेरली चेंज करता है विदाउट एनी रीजन, तो उस चीज को उनकी वो सदस्यता या एमपी की जो सीट है वो खत्म कर देता है। तो उसका एक अलग प्रोविजन है, किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर ये, ठीक है। और अपने पास 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, काफी बार मतलब ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काफी बार हमारे सीडीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया, ये 2002 में आया, ये ध्यान रखो। अब बोलता क्या है ये, इसने क्या क्या था, आर्टिकल 21A हमारा लगा। अब आर्टिकल 21 क्या है, पहली बात तो आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू पर्सनल लाइफ, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी,
है ना। और आर्टिकल 21A में हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री करी थी, ठीक है। आप लोग को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो जाओ देखो, मैंने बताया तो है अभी आप लोगों को, पर अब आप देखोगे ना, अगर किताब खोलोगे तो आप लोग को और ज्यादा रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैंने ऊपर नहीं बताया तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था भाई इससे, ठीक है। जीएसटी, अब जीएसटी क्या होता है, टैक्स देते हैं ना हम लोग सब, कुछ भी सामान ले रहे हो तो आप उस पर टैक्स देते हो। अब देखो दो तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत इनडायरेक्ट टैक्स, खैर मैं ये बहुत बड़ी बात छेड़ रहा हूँ, बस इतनी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है वो डायरेक्ट टैक्स से कम आता है और इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा आता है। अगर किसी को पता हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में, अगर नहीं पता तो हम किसी दिन एक इस पर डिटेल्ड वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरिमाऊ शक्ति डिफेंस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन, अब फिर वही सेम स्ट्रैटेजी, एक या दो 5-6 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फिर सोचो, और फिर उसके बाद देखना आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है। अब जो रिसेंट करंट अफेयर्स को ट्रैक कर रहा होगा उसको पता है कि यार हरिमाऊ शक्ति डिफेंस एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है, इंडिया और किसके बीच होती है, इंडिया और मलेशिया के बीच होती है, सॉरी मैं मालदीव बोल रहा था, इंडिया और मलेशिया के बीच होती है। अब बेसिकली क्या है, ये हरिमाऊ शक्ति डिफेंस एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे इंडिया की बहुत सारी की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस भी होती है, जैसे कि आप लोगों ने युद्ध अभ्यास तो सुना ही होगा, युद्ध युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास तो मतलब मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत डिफेंस के बारे में जानता है, सुन रहा है, उसको तो पता ही होगा किस किस के बीच होती है, इंडिया और यूएस के बीच होती है, ठीक है, इंडिया एंड यूएस। तो बस मैं कंट्री का नाम लिखूं किसके साथ होती है, पर आपको ये तो पता ही है ना कि इंडिया तो उसमें इंक्लूडेड है ही है, तो यूएस के साथ होती है, ठीक है। एक एक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उसका वो काफी बार कंफ्यूज होता है, उसमें शक्ति एक्सरसाइज है बेसिकली, शक्ति एक्सरसाइज। अब शक्ति एक्सरसाइज एक होती है फ्रांस के साथ और एक है मित्र शक्ति, ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली चीज है, मित्र शक्ति और एक है शक्ति। तो मित्र शक्ति होती है श्रीलंका और शक्ति एक्सरसाइज होती है फ्रांस के साथ, ठीक है। और अभी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी हुई है, मैत्री एक्सरसाइज। मैत्री एक्सरसाइज, मैत्री एक्सरसाइज किसके साथ होती है, मैत्री शक्ति साथ, मैत्री शक्ति एक्सरसाइज भी हमारे किसके साथ होती है, ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं, मैत्री शक्ति एक्सरसाइज ये पहले भी पूछे गए हैं। तो मैत्री शक्ति एक्सरसाइज होती है थाईलैंड के साथ, इंडिया और थाईलैंड के साथ, जहां पे हम जाने की सोचते हैं ना, तो वहां पे ये एक्सरसाइज होती है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार अभी इस पे क्वेश्चन भी आया था, इस पिछले वाले एफकेट में शायद से ये क्वेश्चन था कि इक्विवेलेंट एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है, इक्विवेलेंट एक्सरसाइज, तो ये इंडिया और मालदीव के बीच होती है। मालदीव की कैपिटल भी पता होगी आप लोग को, देखो मालदीव की कैपिटल, अब ये इनकी कैपिटल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि एफकेट एग्जाम के लिए पूछ लेगा मालदीव की कैपिटल क्या है, तो मालदीव की कैपिटल माली, ठीक है। यूएस की पता होगी, फ्रांस की पता होगी, श्रीलंका की देखिए कोलंबो है, लेकिन अब जो चेंज हुई है वो है श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे। अब देखो स्पेलिंग में शायद थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा नाम है, श्री जयवर्धना पूरे कुट्टे, शायद स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन है भाई यही, ठीक है। ये आप लोग गूगल कर लेना, देख लेना कि स्पेलिंग क्या है, लेकिन श्री जयवर्धना पुरे कुट्टे इसकी नई कैपिटल है। वैसे ही अभी एक और कंट्री कैपिटल चेंज हुई है, मतलब काफी पहले चेंज हो चुकी है, लेकिन काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का नाम तो सुना है ना, इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल क्या है, जकार्ता, ठीक है। उसकी नई कैपिटल बनी है, नई कैपिटल क्या है, जल्दी से जल्दी अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में बता दो। चलो कमेंट्स में क्या बताओगे, अपने आप खुद से मन में सोच लो और उसके बाद बताना। तो नई कैपिटल है हमारी नुसांतरा, ठीक है। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, आप सीख जाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भाई देखो, मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कोई सा डिफेंस एग्जाम हो जिसमें G20 पे क्वेश्चन ना आए। अब G20 पे क्वेश्चन होना लाजमी है, क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ G20। G20 है क्या, देखो G20 नहीं है, अब
ये G21 हो चुका है, ठीक है। अभी ऑफिशियली शायद G21 हुआ नहीं, लेकिन मतलब ऑफिशियली तो हो चुका है, लेकिन नाम नहीं चेंज हुआ है। G21 बेसिकली है क्या चीज, देखो G21 इज द ग्रुप ऑफ मेजर 21 इकोनॉमीज। अब ये एक इकोनॉमिक ग्रुप है बेसिकली, जहां पे इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें होती है, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्कशंस होता है। तो ग्रुप ऑफ 21। अब ये है कि 20 से 21 कैसे हो गया, तो ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली अभी क्या हुआ, एक रिसेंटली मतलब जब इस बार इंडिया ने होस्ट किया, तो अफ्रीकन यूनियन हमने ऐड करी है। तो इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन, इंडिया की जिस टाइम इंडिया लीडरशिप में था, तो उस टाइम पे अफ्रीकन यूनियन ऐड हुई है G20 में, तो तब वो G21 बन गया। तो क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद बहुत सारी की चीजें हैं जो G20 से रिलेटेड है, वो आप लोग को बताता हूँ। देखो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ G20। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई जितने भी ये G20 मेंबर्स हैं ना, एक बार पढ़ लोगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी देश है ना, वो सारे G20 में है ना। तो अब देखो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ G20। तो इंडिया, जर्मनी, रशिया, यूरोप एंड फ्रांस, वो सॉरी अफ्रीकन यूनियन। तो ऑप्शंस अटेम्प्ट कर लो, है ना। अब ऑप्शंस आप अटेम्प्ट करोगे तो अब भी जस्ट मैंने बताया कि यार अफ्रीकन यूनियन इंक्लूड हुई है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन नंबर 5 है, तो सिर्फ और सिर्फ एक यही है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें अफ्रीकन यूनियन है ना, और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब मैं आप लोग को बताता हूँ G20 के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज, G20 किसने होस्ट किया, इंडिया ने, है ना, इस बार। अब होस्ट जो कंट्री होस्ट करता है वो इसका चेयरमैन होता है, या उसकी प्रेसिडेंसी उसके पास होती है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है थीम। तो थीम क्या है G20 की, वासुदेव कुटुंबकम, आपने हिंदी में तो सुना ही होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अब ये लिया कहां से गया है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो थीम है G20 की, उसको लिया कहां से है, उसको लिया है हमने महाउपनिषद से, ठीक है। शायद सीजीएल में पूछा था किसी, इफ आई रिमेम्बर, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पूछा था, लेकिन ये पूछा था कि हमने ये वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर थीम जो है G20 की कहाँ से ली है, तो ये महाउपनिषद से ली है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ कि जो G20 है ना, वो काम कैसे करता है। G20 या G21 बेसिकली काम करता है एक सिस्टम पे, जिसको बोलते हैं ट्रायोग का सिस्टम, ट्राई का सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ट्राई का सिस्टम भी जो आप बोलो, ठीक है, TROI के, ट्राई का सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, ये काम करता है बेसिकली तीन लोगों पे। आप समझो ट्राई का सिस्टम क्या है, कि मतलब मान लो तीन लोग हैं, ठीक है। अब तीन लोग कौन है, अब जैसे G20 है ना, तो पिछले बार किसने होस्ट किया था, पिछले बार मतलब 2022 का किसने होस्ट किया था, पिछले बार इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। इस बार कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। अगली कौन होस्ट करेगा, मतलब 2024 में कौन होस्ट करेगा, ब्राजील, ठीक है। अब आप लोग को ये पता चल गया होगा कि ये 2022 में होस्ट किया था, ये 2023 में, और ये 2024 में होस्ट करेगा, ठीक है। अब ट्रॉय का सिस्टम होता है कि ये तीनों कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करती है, और कंट्रीज का कोई इसमें लेना देना नहीं होगा, बस ये तीनों कंट्रीज का लेना देना होगा, ये आपस में कोऑर्डिनेट करेगी, और तभी ये G20 की ये डिसाइड करेगी कि भाई आगे क्या होना है, कैसे, कहाँ पे क्या चीजें होनी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रॉय का सिस्टम, कि तीन कंट्रीज जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करती है, ठीक है। बात समझ आ गई कि ट्रॉय का सिस्टम क्या है। ट्रॉय का सिस्टम पूछ सकता है कि भाई ट्रॉय का सिस्टम किससे रिलेटेड है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आती है हमारे पास, कि G20 के मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई अपना इंडियन, अपना प्यारा भारत, इंडिया ऐड कर दो। अभी हमने अफ्रीकन यूनियन लिखा, है ना, अभी हमने जाना ना कि अफ्रीकन यूनियन भी है ये इसमें, AU, अभी अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद USA है, ठीक है, यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, है ना, इतना तो पता चल गया ना, इंडोनेशिया भी है, क्योंकि फिर ब्राजील भी है, क्योंकि अभी हमने जब हमने पढ़ लिया कि इंडोनेशिया ने 2022 में होस्ट किया था, इंडिया ने इस बार 2023 में, और 2024 में कौन होस्ट करेगा, ब्राजील, तो ब्राजील भी लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन, EU, और हमारे पास फ्रांस एंड जर्मनी
साउथ अफ्रीका, और अपने पास कनाडा। जितने भी बड़े बड़े देश आप हैं वो आप नाम लिख सकते हो इसमें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की। तो टर्की ने अपना नाम चेंज कर दिया तुर्की, वो आप लोग को पता होगा उसका रीजन क्या है, ठीक है। इटली एंड सऊदी अरेबिया एंड जापान एंड शायद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17। और कौन सा मिस हुआ है? अच्छा हाँ, रशिया तो मिस, हम तो रशिया तो भूल ही गए। रशिया, हाँ, रशिया है हमारे पास, मेक्सिको है, साउथ कोरिया है हमारे पास। और कितने हो गए? 17 18 19 20। एक छूट गया, अर्जेंटीना, हाँ हाँ, अर्जेंटीना। ठीक है, ये सारे हमारे कंट्रीज है, 21 कंट्रीज है, 1 2 3 17 याद हो गए, 18 19 20 21 कंट्रीज है। तो ये सारी 21 कंट्रीज है, ग्रुप्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि दो ग्रुप्स भी है, एक अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन है, एक हमारे पास अफ्रीकन यूनियन है ना। तो अब G20 क्या है? G20 बेसिकली, अब मैंने बताया ना, G20 इकोनॉमिक ग्रुप है। इकोनॉमिक ग्रुप तो है, साथ साथ आप ये देखो ना कि ये अपनी, हमारा पूरा एक अर्थ है ना, उसकी 85% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है ये। इतना बड़ा ग्रुप है, आप ये सोचो कि 85% लोग इसमें ऐसे हैं जो मतलब पूरे अर्थ की जो कमाई है ना, उसका 85% इज इन 20 या 21 ग्रुप से आता है, 21 कंट्री से ग्रुप समझ लो, ठीक है। साथ साथ ये भी कि 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन का मतलब 66.66% है, 66.66%। जिसने मेरी अनअकैडमी पे वीडियो देखी है मैथ्स के परसेंटेज कन्वर्जन वाली, उसको पता होगा ये बात, जिसे नहीं देखी उसको नहीं पता होगा, या तो फिर हो सकता है क्या पता भी हो, क्योंकि परसेंटेज ही है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है ना। तो ये 2/3 पॉपुलेशन, अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया और चाइना है, तो ये काफी ज्यादा मेजर चंक तो हम लोग ही ले जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग को समझ आ गई होगी। दूसरी चीज अफ्रीकन यूनियन, इसमें अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा चांसेस है कि अफ्रीकन यूनियन के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज, अफ्रीकन यूनियन में कितने स्टेट्स है, कितनी कंट्रीज है? तो 55 मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड एक और चीज की, अफ्रीकन यूनियन बना किससे? अफ्रीकन यूनियन बेसिकली, अफ्रीकन यूनियन क्या था, उससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको बोलते थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन बना। अब इंपॉर्टेंट यह था कि अफ्रीकन यूनियन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है। वो है हमारे पास एडिस अबाबा। एडिस अबाबा कहाँ की कैपिटल है? एडिस अबाबा कैपिटल है इथोपिया की, ठीक है। अब पूछ लेगा भाई आपका एग्जाम कि बताओ इथोपिया कैपिटल क्या है, तो अब बच्चे बोलेंगे कि भाई आया कहाँ से। अब इथोपिया कैपिटल है एडिस अबाबा, आया कहाँ से? अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर है, अफ्रीकन यूनियन काफी न्यूज में था तो यहाँ से आया। कोई कहीं से नहीं आता, सब जो करंट अफेयर्स, हम जो एफकैट के एग्जाम्स में तो स्टैटिक भी पूछता है, तो उसका कुछ ना कुछ एक रीजन है, उसका कुछ ना एक रिलेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रांड लाइन, अ टर्म इन न्यूज रिप्रेजेंट्स व्हाट। ये काफी ज्यादा न्यूज में था, ब्रांड लाइन। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ब्रांड लाइन बेसिकली, अच्छा चलो पहले अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है। चलो हो गया होगा। ब्रांड लाइन बेसिकली क्या है? एक वेस्टर्न माइंडसेट है, वेस्टर्न माइंडसेट है। वेस्टर्न माइंडसेट ऐसा कि उन्होंने ना, हमारा ये अर्थ है, ठीक है, उन्होंने एक लाइन खींच दी। उन्होंने बोला, एक लाइन खींच दी ऐसे ऐसे करके, उन्होंने बोला जो इसके ऊपर है यहाँ पे, वो तो है डेवलप्ड, और जो इसके नीचे हैं, इस लाइन के नीचे हैं, वो है अंडर डेवलप्ड, ठीक है। अब जो मैंने समझाया उससे आपको ये तो पता चल गया कि भाई क्या है। ऑप्शंस देखते हैं कि लाइन ज्वाइन बाय, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ आइसोथर्म, ये तो नहीं है। आइसोथर्म अगर नहीं पता हो तो जब कभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तब मैं वहां पे आपको बता दूंगा। आइसोथर्म बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है जिस पॉइंट पे, ठीक है। लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। दूसरी चीज,
ये तो ऑप्शन नंबर 3 देखो, बी और सी डी तो एलिमिनेट हो गया। तो अब क्या है, सी ऑप्शन है, अ लाइन ड्रॉन बाय यूएन टू डिटरमाइन पॉवर्टी। पॉवर्टी नहीं डिटरमाइन कर रहा है, यह शोज इकोनॉमिक ग्रोथ डिवाइड बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो ऑप्शन नंबर सी कट गया, ऑप्शन नंबर ए है। बेसिकली अभी मैंने बताना आप लोग कि भाई एक लाइन है जिसने जो बनाई है, अभी एक जर्मन थे जो उन्होंने बनाई थी लाइन, जर्मन चांसलर थे शायद से, तो जिन्होंने लाइन बनाई थी, उस लाइन से उन्होंने बोलता है कि भाई जो इसके ऊपर है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड लोग हैं, जो उसके नीचे है वो अंडर डेवलप्ड है। तो हमारी इंडिया को भी इन्होंने ग्लोबल साउथ में दिखाया और ग्लोबल नॉर्थ में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी दिखाया, इसलिए मैंने लाइन को थोड़ा नीचे घुमाया, ठीक है। तो क्या है, शोज इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ मतलब उन्होंने बोल दिया कि भाई जो ग्लोबल नॉर्थ में है वो डेवलप्ड है, ग्लोबल साउथ के लोग अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। और ये लाइन 1980s में बनाई गई थी, ठीक है। इतनी पुरानी है, लेकिन अभी न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि काफी लोग इस चीज को मतलब इस चीज पे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ये एक वेस्टर्न माइंडसेट है, कि बहुत गलत माइंडसेट है, ठीक है। अब देखो हमने G20 होस्ट किया, तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है, G77 किसने होस्ट किया और G77 है क्या चीज, ठीक है। एज यूजुअल थोड़ा सा पॉज करो, सोचो क्या है। अब बेसिकली G77 है एक ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर श्योर 77 है तो मतलब 77, उसके उसमें 77 पार्टिसिपेंट कंट्रीज होगी, तो 77 कंट्रीज है उसमें। किसने होस्ट की इसकी, बेसिकली G20 की, G77 का समिट किसने होस्ट किया, तो इसको क्यूबा ने होस्ट किया। क्यूबा का कैपिटल क्या है, हवाना। अब पूछ लेगा भाई एफकेट के एग्जाम में कि क्यूबा का कैपिटल क्या है, हवाना है, ठीक है। इसराइल की क्या क्या है, मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा, जेरूसलेम, ठीक है, जिसपे बहुत ज्यादा लफड़ा चल रहा है अभी, है ना। एंड यूएसए कैपिटल सबको पता है, वॉशिंगटन डीसी, इंडिया, अपना प्यारा भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नहीं सॉरी 20th आसियान समिट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। अब आसियान काफी ज्यादा न्यूज में है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली इसका समिट हुआ। अब 20th आसियान समिट किसने होस्ट किया, अभी मैंने आप लोग को एक कंट्री कैपिटल बताई थी, तो उसी कंट्री किसकी बताई थी, इंडोनेशिया की बताया था ना, इंडोनेशिया ने होस्ट किया, ठीक है। अब जान लेते हैं इंडोनेशिया ने होस्ट किया इस चीज को। इंडोनेशिया की कैपिटल मैंने अभी आपको बताई थी, पुरानी कैपिटल मतलब अभी जो कैपिटल है वो है जकार्ता। लेकिन जकार्ता क्या है, जकार्ता डूब रहा है, डूब किस लिए रहा है, क्योंकि भाई सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो जकार्ता डूब जाएगा कुछ टाइम बाद। तो उन्होंने दूसरी कैपिटल बना दी लुसांत्रा, नया संतरा, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर सही है वैसे, कि इंडोनेशिया ने इसको होस्ट किया, ठीक है। अब ब्रूनाई एक कैपिटल है, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि अभी साउथ चाइना सी में कुछ लफड़ा चल रहा था, कुछ एक एक्सरसाइज हुई थी, तो उस पे चाइना ने कुछ आपत्ति जताई थी, तो वहां पे ब्रूनाई भी है, साउथ चाइना सी के जस्ट नीचे। तो ब्रूनाई की कैपिटल क्या है, ब्रूनाई भाई बहुत तगड़ा देश है और उसकी कैपिटल भी बहुत तगड़ी है, मतलब सुनोगे बहुत फनी है उसकी मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन इस पे ये है, आप लोग को जैसा सही लगता हो। ब्रूनाई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन। बंदर सेरी बेगावन, क्या पता उसको कुछ और प्रोनाउंस करते हो, पर मेरे को बंदर सेरी बेगावन लगा, तो मैंने बंदर सेरी बेगावन बोल दिया। अब मुझे इससे याद भी हो गया, ठीक है। मलेशिया की कैपिटल आप लोग को मैंने बता ही दी है, ठीक है, और फिलीपींस की कैपिटल भी आप लोग को पता ही होगी। अब अगर नहीं पता तो मुझे बताओ, चलो एक काम करते हैं, आप लोग मलेशिया की कैपिटल सॉरी फिलीपींस की कैपिटल देखो, क्या करोगे, गूगल पे देखोगे देखोगे तो कुछ चीज अब खुद से करोगे ना तो याद रहती है भाई, ठीक है। सब चीज अगर मैं पकी पकाई दे दूंगा तो कैसे मजा आएगा, कैसे याद करोगे, तो कुछ चीज खुद से करो। अब फटाफट से वीडियो को पॉज करो, जाओ गूगल पे डालो फिलीपींस की कैपिटल क्या है, जिसको पता है वेल एंड गुड कमेंट्स में डालो, और जिसको नहीं पता फटाफट से गूगल करो इस चीज को, फिर देखते हैं याद होती है कि नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है इस पे, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ L.69 ग्रुप। अब वही सेम हमारा दोबारा से तरीका रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि वीडियो को पॉज करो, सोचो क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ग्रुप ऑफ 69 कंट्रीज टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ मून, मतलब एल से लोगों को लगता है लूनर हो सकता है, तो नहीं है, ठीक है। दूसरा है ग्रुप ऑफ 16 कंट्रीज टैकल डिजर्टिफिकेशन, नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है ग्रुप ऑफ 16 कंट्रीज शेयरिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू टैकल टेररिज्म, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। L.69 क्या है, बेसिकली एक ग्रुप है 32 कंट्रीज का, 32 कंट्रीज का। बेसिकली वो कह रहे हैं कि यार
यूएनएससी जो वो एक ग्रुप है 32 कंट्रीज का, वो बोल रहे हैं कि भाई जैसे यूएनएससी है ना, तो उसको रिफॉर्म लाओ उसमें। बहुत हो गया भाई, ये जो ये अपने 5 देश है ना, इनकी बहुत हो गई इनकी मनमानी। अब रिफॉर्म लाओ और इस चीज में चेंजेस लाओ, कुछ और कंट्रीज को भी ऐड करो। और इस बार का समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्ले बैलिस्टिक मिसाइल इज अ टाइप ऑफ, से वही स्ट्रेटेजी। जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया अच्छी बात है, जिसने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करा मतलब जिसको पता चल गया बहुत जल्दी, अच्छी बात है। जिसको नहीं पता चला भाई, पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो और उसके बाद मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सरफेस टू सरफेस एयर, एयर नहीं है अपने पास, एयर टू एयर भी नहीं, एयर टू एयर भी नहीं है, ठीक है। ए हमारे पास ऑप्शन है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब बेसिकली इसको बनाया किसने? बनाया इसको डीआरडीओ ने, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है? 150 टू 500 किलोमीटर। एक बार क्वेश्चन नहीं पूछा था कि इस मिसाइल की रेंज कितनी पूछ रही थी। अब देखो, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सीडीएस में और आफकेट ने काफी बार इसके बारे में पूछा है, पिनाका के बारे में। पिनाका क्या चीज है? पिनाका इज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। जिसको नहीं पता, काफी बार पूछा, तो क्या पता पूछ ले इस बार भी, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो इज एसोसिएटेड विद, सेम वही, थोड़ी देर पॉज करो, सोचो क्या है। तो ऑपरेशन पोलो क्या है? बेसिकली ये है फैसिलिटेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इंडियन फ्रॉम इसराइल, या ऑप्शन नंबर बी या सी या डी। अब ठीक है, चलो देखते हैं बेसिकली क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद टू इंडियन यूनियन, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए होता है कि ऑपरेशन पोल, तो पहली बात तो भाई ये तो बहुत पुरानी बात है ना। अब मैं इस आज क्यों बात कर रहा हूँ इसकी? आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसको 75 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज को। हमने हैदराबाद को अपने इंडिया में जोड़े हुए 75 साल हो गए, तो ऑपरेशन पोलो पूछा जा सकता है। अब ऑपरेशन पोलो है तो यार कुछ कुछ ऑपरेशन लिखे हैं, तो फैसिलिटेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इंडियन फ्रॉम इसराइल। अब ये भी तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन था ना इस चीज का, क्या था? वो था ऑपरेशन अजय, है ना, अभी रिसेंटली न्यूज में था ऑपरेशन अजय। इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन फ्रॉम सुडान, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था। इसका कौन सा ऑपरेशन था? ये था ऑपरेशन कावेरी, है ना। अब इवैक्यूएशन प्रोग्राम ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, अभी उस टाइम पे था ना कि पाकिस्तानी भी हमारे इंडिया का झंडा लेके बाहर निकल रहे थे। क्या था वो? ऑपरेशन गंगा, है ना। यहीं से देखो हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली, तो ये आप अगर इस चीजों को रिलेट करके चलोगे, काफी कुछ याद रहेगा, काफी कुछ सीख भी जाओगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी के साथ क्या है, न्योमा एयरफील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ और यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन है, लगाओ, सोचो, तुक्का मारो, क्या हो सकता है? आंसर है हमारा लद्दाख। लद्दाख में अभी न्योमा एयरफील्ड बनी है। न्योमा एयरफील्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट एयरफील्ड है, जहां पे फाइटर प्लेन या फाइटर जेट जहां पे लैंड करवाया जा सकता है, तो इंडिया में है बेसिकली, लद्दाख में, ऑब्वियसली बात है, लद्दाख हमारे इंडिया में तो है, ठीक है। तो ये जहाँ पे हाईएस्ट बेसिकली एक हाईएस्ट एयरफील्ड है जहां पे फाइटर जेट लैंड करवाया जा सकता है, और ये है कहाँ पे? लद्दाख में, जहाँ पे प्योंगयांग है ना, प्योंगयांग सॉरी पैंगोंग लेक है ना। प्योंगयांग है क्या चीज? प्योंगयांग है नॉर्थ कोरिया की कैपिटल, ठीक है, साउथ कोरिया की सियोल, जहाँ पे पैंगोंग है, पैंगोंग लेक, ठीक है। तो पैंगोंग लेक के साउथ बैंक के पास है हमारी न्योमा एयरफील्ड, ठीक है। और ये आपको पता चल ही गया होगा कि भाई पैंगोंग लेक के पास है, तो हमने ये किस किस कंट्री के लिए बनाई होगी? ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ से बहुत ज्यादा सामान एक्सपोर्ट होता था, अब धीरे धीरे उनका एक्सपोर्ट कम हो रहा है ना। चाइना, जिसने समझ लिया अच्छी बात है, जिसने समझा नहीं उसके लिए मैंने बता ही दिया। तो ये मेनली चाइना के लिए ये फील्ड बनाई है हमने इंडियंस ने, ठीक है, ताकि वहां पे उन पे एक चेक रखा जा सके, मतलब उनको चेक करा जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया। अब ये एफकैट का क्वेश्चन है, प्योर एफकैट का क्वेश्चन है, ठीक है। चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया पूछा जाता है, तो चेरापूंजी का मतलब क्या है कि जब भाई चेरापूंजी इंडिया में एक ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव करती है, ठीक है। इट इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, ठीक। अब चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया मतलब ऐसी जगह होगी जहाँ पे साउथ में बहुत ज्यादा बारिश होती होगी, है ना, साउथ इंडिया में। वैसे मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें वो बताना कि आई एम अ साउथ इंडियन, है ना।
तो इट इज नॉट साउथ इंडियन। उसमें मूवी नहीं, शायद से एक किसी एक पॉलिटिशियन का कुछ था। तो वो बोलता है उसने स्टेटमेंट को चेंज किया था, आई एम नॉट अ साउथ इंडियन, आई एम अ इंडियन फ्रॉम साउथ, फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया। इन दो स्टेटमेंट्स में ना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये मेंटालिटी को दिखाता है, ये आप लोग की आप लोग कैसे सोचते हो उस चीज को, वो दिखाता है। तो मुझे लगता है काफी काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अगर ऐसे ही पॉलिटिशियंस ऐसे ही मेंटालिटी रखते हैं तो वी आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। बाकी तो आप लोग को पता ही है पॉलिटिशियंस का क्या ही चल रहा है ना। तो इट्स बेटर नॉट टू कमेंट ऑन सच थिंग्स, रादर वी शुड स्टडी, है ना। तो विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड चेरापूंजी साउथ इंडिया। ऑप्शन आप लोग के सामने है, अटेंड आप लोग इस चीज को अटेंड करो। आप लोग का आंसर बता दे रहा हूँ, अगुम्बे फॉरेस्ट। नाम तो सुना नहीं होगा आपने, है ना। अब अगुम्बे फॉरेस्ट नाम कैसे सुना होगा, ये बहुत कॉमन नेम है ना। महेंद्रगिरी तो आपने सुना होगा, महेंद्रगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, जिंदागढ़ा। ठीक है। अब अगुम्बे फॉरेस्ट से रिलेटेड ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी है। अगुम्बे, पहले तो अगुम्बे फॉरेस्ट है कहाँ पे, ये है कर्नाटका में। दूसरी चीज, यहाँ पे जो है ना, किंग कोबरा जो है ना, किंग कोबरा जो होता है ना, सांप यार, ये किंग कोबरा का ओनली हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, ओनली नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, मतलब यहीं पे ही नेचुरली, ठीक है, हमारा किंग कोबरा पाया जाता है। और यहाँ इसको अगुम्बे फॉरेस्ट को हम कोबरा कैपिटल बोलते हैं, कोबरा कैपिटल। तो भाई मतलब सांप समझ सकते हो, काफी कितने सारे सांप वहां पाए जाते होंगे ना। तो चलो, उम्मीद करता हूँ। बाकी आपको महेंद्रगिरी, कार्डमम हिल्स और जिंदागढ़ा हिल्स, ये पता होगा ना। देखो, जिंदागढ़ा हिल्स और महेंद्रगिरी में थोड़ा थोड़ा कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई क्या चीज है। अब क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी हाईएस्ट ईस्टर्न, मतलब बेसिकली साउथ इंडिया में ना, साउथ जो हमारा इंडिया है, साउथ में ऐसा है ना कुछ, एक पेनिनसुलर रीजन है ना। ठीक है। अब ये है हमारे पास कौन से, ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है हमारे पास ईस्टर्न घाट्स। अब क्या है, ये पूछ लेगा कि भाई ईस्टर्न घाट्स की सबसे बड़ी पीक कौन सी है। तो ईस्टर्न घाट्स की सबसे बड़ी पीक, कहीं कहीं पे अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी है तो महेंद्रगिरी लगाओ, ऑप्शन में अगर जिंदागढ़ है तो जिंदागढ़ लगाओ, अगर दोनों ही है तो जिंदागढ़ लगाओ। ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक है तो ऑब्वियसली बात है कोई एक लगाओगे, अगर दोनों ही है तो जिंदागढ़ लगाओ। ठीक है। और ये भी पूछ लेता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है। साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अनाईमुडाई, आपने नाम तो सुना ही होगा, अनाईमुड़ी। ठीक है, मेरे से गलती हो जाती है कभी, अनाईमुड़ी। ठीक। तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, महेंद्रगिरी हिल्स या जिंदागढ़ा हिल्स, या अब जो भी इनमें से एक हो वो, अगर दोनों है तो जिंदागढ़ा। ठीक है। चलो, अब एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है, पर मेरी आदत है इंपॉर्टेंट बोलने की। तो अब ये क्या भाई से कैसे प्रोनाउंस करूंगा मैं, किलुआ, किलुआ वोल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली इज फाउंड इन विच कंट्री। तो ऑप्शंस आप लोग के सामने हैं, सेम वही तरीका कि भाई अटेम्प्ट करो, है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि भाई लोग लगाते हैं कुछ ये वाले कंट्रीज, है ना, ये वाली कंट्रीज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, ये रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में है। रिंग ऑफ फायर आपको पता ही होगा, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ये अपने पास अमेरिका है, और इधर को ये चाइना, और अपने पास यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज है ना। तो ये वाले रीजन सबसे ज्यादा एक्टिव है वॉल्केनिक इरप्शंस में। तो अब इन तीनों में से कोई एक लगाएगा, ऑप्शन डी तो लगाएगा नहीं आदमी, क्योंकि वो कहेगा कि यार यूएसए में तो कहाँ ही होता होगा ना। तो इसका आंसर तो पहली बात यूएसए ही है। यूएसए इसलिए है क्योंकि यूएसए की एक टेरिटरी है जो कि पैसिफिक ओशन में है, जिनको बोलते हैं हवाईन आइलैंड्स। क्या बोलते हैं इनको, हवाईन आइलैंड्स। ठीक है, शायद से एन आता ही नहीं आता है, हवाई आइलैंड्स बोलते हैं। ये हवाई आइलैंड्स जो है ना, बेसिकली इसकी 50th स्टेट है। ठीक है, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो उसका 50th स्टेट है हवाई आइलैंड्स। और अभी रिसेंटली क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई किलाउ वॉल्केनो जो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है, तो किस कंट्री से है, वो यूएसए से है, या कहाँ पूछ सकते हो कहाँ पे है, वो हवाई आइलैंड्स पे है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, एक और चीज, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो कहाँ है। ठीक है। तो ये है हमारा ओजस डेल सलाडो, SELADO, ओजस डेल सलाडो। अभी ओजस डेल सलाडो है कहाँ पे भाई,
ये है हमारा अर्जेंटीना में, मतलब प्रॉपर अर्जेंटीना नहीं बोलेंगे, अर्जेंटीना और चाइल के बीच में, ठीक है, चिली चाइल जो मर्जी बोलो, ठीक है, अर्जेंटीना और चाइल के बीच में। और अर्जेंटीना और चाइल है कहाँ पे भाई? ये साउथ अफ्रीका में है ना, साउथ अफ्रीका नहीं, सॉरी, साउथ अमेरिका, साउथ ऑफ अमेरिका में है ना। तो नॉर्थ अमेरिका कुछ ऐसा है और साउथ अमेरिका कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पे ये चाइल है और इधर ये अर्जेंटीना है और कहीं पे यहाँ पे इनके बीच में है ये, ठीक है। तो इन दोनों के बॉर्डर पे है ये हमारा ओजस डेल सलाडो। तो ये क्या चीज है? ये हाईएस्ट वोल्केनो है, हाईएस्ट वोल्केनो। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वोल्केनो? हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है? ओजस डेल सलाडो है कहाँ पे? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कहाँ पे? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द सीक्रेट सिंबल ऑफ हुसाला? तो अब ये कहाँ पे है और ये है क्या चीज? बेसिकली क्या है, अभी हम यूनेस्को ने एक 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताई है, घोषित करी है। अब ये इंडिया में ही है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है, अब जैसे इसको वही सेम सेम वही तरीका कि भाई थोड़ी देर इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ये है अपना, ना तो तमिलनाडु में है, केरला में है, ना आंध्र प्रदेश में, ना केरला में। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका में ये है। दूसरी चीज, 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इंडिया में ही है। और ये कौन सी है? ये है, आप लोगों ने काफी इस चीज के बारे में भी सुना होगा, शांति निकेतन, ठीक है। शांति निकेतन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर का घर था, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी रहते थे। अब अच्छा, वैसे घर किसने बनाया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर के पापा जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बनाया था ये, ठीक है। अच्छा, अब रविंद्रनाथ टैगोर से ना मुझे एक और चीज याद आती है यार। क्या चीज? कि ये बेसिकली एक नोबेल लॉरेट थे, इनको एक नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज के लिए मिला था? इन्होंने एक कलेक्शन लिखा था, बेसिकली पोएम्स का कलेक्शन लिखा था, उसको बोलता है गीतांजलि, ठीक है। तो उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को एक नोबेल प्राइज मिला था। दूसरी चीज, मुझे एक और चीज याद आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इन्होंने इनको नाइटहुड भी दी थी, ठीक है। अब क्या ब्रिटिशर्स क्या करते थे? नाइटहुड देते थे, जो लोग उन लोग को सर्व करते थे या उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते थे, तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड दी थी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड रिनाउंस कर दी थी, मतलब अपनी नाइटहुड छोड़ दी थी। क्यों? किस प्रोटेस्ट में? तो वो जलियांवाला बाग जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, मसकर, जलियांवाला बाग जो मसकर हुआ था, उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने अपने नाइटहुड रिनाउंस कर दी थी, ठीक है। कब हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड यू कैन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होना चाहिए, डी नहीं होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यू कैन फाइंड स्टैचू ऑफ वननेस? तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप लोग को पता ही होगा, सीधा अटेम्प्ट कर लो इस चीज को। और ऑब्वियस सी बात है, अपना एमपी में स्टैचू ऑफ वननेस है। किस चीज का स्टैचू है? ये आदि शंकराचार्य का स्टैचू है, आदि शंकराचार्य का स्टैचू है, ठीक है कहाँ पे? ये एमपी में ओमकेश्वर में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इजी क्वेश्चन था, है ना, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वाज अवार्डेड रमोन मैग्सेसे अवार्ड इन 2023? तो पहली बात तो रमोन मैग्सेसे अवार्ड होता क्या है? रमोन मैग्सेसे अवार्ड बेसिकली इसको एशिया का नोबेल ही बोलता है, तो एशिया का नोबेल ही बोलते हैं, ठीक है। अब ये रमोन मैग्सेसे अवार्ड देता कौन कौन है बेसिकली? कहाँ से आया था? सबसे पहले तो ये, तो सबसे पहले जान लो कि रमोन मैग्सेसे एक थे हमारे 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, ठीक है। उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। एंड ये किसके फील्ड में जाता था? जो भी मतलब जो कुछ अच्छा करते हैं। पहले तो एक सिर्फ ये लिमिटेड था, लेकिन अब बहुत सारी फील्ड्स आ गई, ठीक है। तो अब मिला किसको है? ये मिला है हमारे डॉक्टर रवि कनन के। अब रवि कनन कौन है? ये है हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट, ONCOLOGIST, ठीक है। अब डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात है, डॉक्टर ये एक पेशेंट को ट्रीट करने वाला डॉक्टर है, पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं है,
ठीक है, पीएचडी हो सकती है इन्होंने करी हो, मुझे नहीं पता, पर ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट होता क्या है? जो कैंसर या ट्यूमर को ट्रीट करता है। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी पूछ, अब देखो एफकेट में क्या पूछ सकता है कि ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर और ट्यूमर। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है? वन हु क्योर्स, हु ट्रीट्स कैंसर एंड ट्यूमर पेशेंट्स। ठीक है, तो किसको मिला है? डॉक्टर रवि किरण को मिला है। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा। ठीक, दूसरी चीज, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? अभी जस्ट मैंने बताया मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले है। नुसांद्रा कहाँ का है? इंडोनेशिया की है। नाइपिडाओ कहाँ की है? नाइपिडाओ काफी, एक कंट्री काफी न्यूज में रही है, जिसने बेसिकली वहां पे आपने सुना होगा ना, आंग सांग सूकी, एक बहुत पॉपुलर लीडर थी वहाँ की, उन्होंने वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने मिलिट्री ने उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया था। तो हाँ, मैं बिल्कुल म्यांमार की बात कर रहा हूँ। तो नाइपिडाओ कहाँ की कैपिटल है? म्यांमार की कैपिटल है। बंदरदेवी बेगावन अभी बता दिया आपको कहाँ की कैपिटल है, अब ब्रुनाई की कैपिटल है। अब ये है कि मालदीव्स, यार कुछ ऐसा है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा स्टैटिक नहीं हो गया, अब स्टैटिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि पता है क्या है, मालदीव्स में एक नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? डॉक्टर मोहम्मद मुजी। डॉक्टर मोहम्मद मुजी म्यूजी मूजी म्यूजी म्यूजू। ठीक है, जो मर्जी पढ़ना है इसको, मैं स्पेलिंग ढंग से लिख देता हूँ। MUIZZU, म्यूजू म्यूजू। ठीक है। एंड एक और बेसिकली क्या है, हमारे सिंगापुर में भी एक रिसेंटली हमारे एक प्रेसिडेंट बने, नए प्रेसिडेंट बने, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक नाम है, मेरे को याद नहीं हो रहा था। ठीक है, अब आप लोग को याद हो जाता है तो, मतलब प्रोनाउंस नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन समझ मुझे आ जाएगा कि क्या है। ये है थर्मन शानमुगारत्नम, थर्मन शामुगारत्नम। ठीक है, समझ आ गया होगा। जिसको प्रोनाउंस करना आ जाता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता भाई बहुत बड़ा नाम है, तो अलग से पता चल जाता है ये तो। ठीक है, चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप? इसको साफ भी बोलते हैं, साफ अंडर 16 चैंपियनशिप। तो किसने होस्ट किया? तो इसको होस्ट किया भूटान ने। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। ठीक है, अब ये कोई पूछ सकता है, एफकैट में स्टैटिक पूछेगा भाई। ठीक है, अब साफ है क्या चीज? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, अब अंडर 16 चैंपियनशिप जीता कौन? जीता इंडिया। किसको हराया? बांग्लादेश को। ठीक है, आई होप बात क्लियर होगी, समझ आ गया होगा। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देखो क्वेश्चन इस बार मैं, इस क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज बस से लिखी है, वही जो मैं आपको बताता। व्हाट, विच इज द फर्स्ट स्टेट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट द इनिशिएटिव ऑफ आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन? तो अभी इंडिया में पूरे जगह होता ही था, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी होने लगा, तो कौन सा फर्स्ट स्टेट बना है? तो वो है हमारा नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल आपको पता होगी, असम की कैपिटल भी पता होगी, यार एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि अपने इंडियन स्टेट्स की कैपिटल पता होगी। असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, तो यार ये बहुत ज्यादा इजी है, अपना अपने इंडियन के स्टेट्स की कैपिटल है, तो आपको पता ही होनी चाहिए यार, ये तो बहुत बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किगाली एग्रीमेंट इज रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू? भाई देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किगाली एग्रीमेंट, अब जिसको, अब ऑब्वियसली बात है, जिसको पता है पता है, जिसको नहीं पता नहीं पता। ओजोन लेयर डिप्लीशन पे ये हमारा अग्रीमेंट था, और ये अभी इस चीज पे अभी नहीं हुआ, बहुत पहले हो चुका है, लेकिन इससे बातचीत चल रही थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज इन? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और अभी रिसेंटली आपको ये पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में चीताज भी आए हैं। कौन से नेशनल पार्क में आए हैं? तो कूनो नेशनल पार्क में आए हैं मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग को पता होगी। ठीक है, तो यहीं पे हमारे करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के खत्म होते हैं। एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ चीज पूछनी हो तो कमेंट से पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम अस। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, अगली क्लास में, एंड होपफुली जल्दी ही आएगी वीडियो भी अगली। So till then, keep learning. Bye bye.